नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। तहरीक इंसाफ से लोगों के इनखला का सिलसिला जारी है। उस्मान डार के जाने के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी बहस छिड़ पड़ी है, और वो ये कि वोटर अगर अपनी जगह पर मौजूद है तो लीडरान कहाँ से हासिल किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आपको मुतमईन भी नज़र आती है फॉर स्ट्रेंज रीजंस, और पुरएतमाद भी नज़र आती है कि हम इस मसले का हल तलाश कर लेंगे। जो इसके मज़मरात हैं जो कल उस्मान डार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अब नदीम मलिक के प्रोग्राम में एक फॉर्मर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने यह भी कह दिया कि असल साजिश 9 मई की जो शुरू हुई और उसके ऊपर जो डिस्कशन हुई वो सदर अलवी के सामने हुई। इस पर भी बात करेंगे। हम आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, और अफ़गान मुहाजिरीन का जो इनखला है उसके लिए हम आपको तज़ियाती तौर पर ले चलेंगे KPK में। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे पास ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा, और इनके हल्के में इनके ओपोनेंट उस्मान डार जो हैं अब वो सियासत छोड़ चुके हैं। उनकी वालदा की तरफ से बहरहाल एक वीडियो के ज़रिए इनको एक सियासी चैलेंज दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर शायद हम कम फोकस करें। ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये जो साजिश के ताने बाने हैं जिसके बारे में अब बड़ी बात हो रही है, ये उस वक्त वज़ीर दिफ़ा थे जब ये तमाम वाक़या हुआ, इसके ऊपर उनके ख़यालात क्या हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इनसे बात करने से पहले हम आपको बताएं कि आज पाकिस्तान में इसके अलावा और बहुत कुछ हुआ। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती पर जनरल बाजवा अपनी मर्जी चाहते थे, इमरान खान भी मुहिम चला रहे थे। मरियम नवाज ने कहा है कि सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद ₹1.71 महंगी कर दी गई। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी मुकीम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब से बात करें। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि सबसे पहले अब 2 साजिश के अंसर हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो उस्मान डार ने जो कहा कि जी इमरान खान ने उनको इंडोर्स किया, और एक ग्रुप ने बाकायदा उसको प्रमोट किया, और उसके बाद ये एक मोमेंटम था, ये जनरेट हुआ। नदीम मलिक के प्रोग्राम के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं मौलवी साहब, उन्होंने ये फरमाया कि जी सदर अलवी इसके अंदर शरीक है। ज़रा वो हम साउंड सुन लेते हैं, फिर आपसे ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि बतौर डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम आपको जो अहम हल्के हैं फ़ौज, इंटेलिजेंस, वहाँ से क्या रिपोर्ट्स और शुनीद मिल रही थी। आइए देखते हैं नदीम मलिक के प्रोग्राम में कल क्या कहा गया। देखिए, मुराद सईद थे और हमारे जो है आजम स्वाति साहब थे, ठीक है ना, और उसके अलावा बहुत से और लोग थे। तो शिरीन मज़ारी भी इसमें जो है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मगर वो भी जो है हमेशा फौज के नेगेटिव थी। और प्रेसिडेंट के शिरीन मज़ारी भी फौज के नेगेटिव थी। चलाइए जी प्रोड्यूसर साहब, खबर चलाइए इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैं बैठा था। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी ये बातें हुई थी, अलवी साहब की मौजूदगी में भी। जी जी बिल्कुल, मैं वहां पे बैठा था। आपके लिए सरप्राइजिंग है कि अलवी साहब की मौजूदगी की बात हो रही? मेरा कथित तौर पे सरप्राइजिंग नहीं है। अलवी साहब जो पिछले 8-10 साल में जब से PTI जो है वो हमारे जो सियासी जो सीन है उसके ऊपर ज़्यादा विजिबल हुई है, तो अलवी साहब हर जगह इस किस्म के गलत किस्म के रोल में आपको नज़र आएंगे। चाहे वो TV पे अटैक था, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक था, असेंबली पे अटैक था, फिर इनके घर में जो है सोशल मीडिया का जो एक गंद जो है उसका इनका बेटा रन करता है, न्यूक्लियस उसका वहाँ पे बना, और पाकिस्तान की पूरी एक जनरेशन को इसके बेटे ने और अलवी साहब ने खुद जो है बर्बाद कर दी। इरिवर्सिबल हो गया हुआ है वो सिलसिला जो है, जो हमारे सोशल मीडिया में किसी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, बड़ा बड़ा ख़राब है। लेकिन जो खराबी की या जो पस्ती की, जो जिल्लत की जिस उस पर पहुँच चुके हुए हैं हम सोशल मीडिया में, उनमें इनका हाथ है। और उसके बाद जो है आप देखें, जिस मीटिंग के अंदर इन्होंने जनरल बाजवा को ऑफ़र की 4 सारी ज़िंदगी की एक्सटेंशन की ऑफ़र की और उनकी मिन्नतें की, ये 2-3 मीटिंगें जो प्रेसिडेंसी में हुई हैं वो इनकी मौजूदगी में हुई हैं।
वो भी साजिश थी ना, तो बीच बचाव करा रहे थे इमरान खान के साथ हालात। इलेक्टेड हुकूमत के जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नतीजे में आई थी, उसके खिलाफ जो है आप बैठ के साजिश कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट जो है क्या कहते हैं, हॉर्नेट्स नेस्ट कहते हैं, हॉर्नेट्स नेस्ट वो नेस्ट बना हुआ था, वहाँ बैठ के सारी साजिशें हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि अलवी साहब जब भी कोई मौरख जो है कुछ लिखेगा तो इनका नाम को जो है वो 2 नंबरी में सरे फरिश्त होगा। पाकिस्तान में जो सदर का ऑफिस है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, इसकी एक तारीख बड़ी वाज़ेह है। हम मिलिट्री डिक्टेटर्स की बात नहीं करते हैं। गुलाम ईसा खान साहब की सदारत उठा के देख लें, 8th अमेंडमेंट थी, वी नो दैट, लेकिन पॉलिटिकल हब था। फारूक लगारी साहब की आप सदारत उठा के देख लें, तो ये चार्जेस लगते रहे हैं और फेवरेट्स भी आते रहे हैं। आपकी जमात ने ममनून साहब को लगाया, तारड़ साहब को लगाया, और ज़ाहिर एक पोलिटिकल इंक्लिनेशन है। लेकिन 9th में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रियासत के हेड हैं, ही इज़ द सिंबल ऑफ द फेडरेशन। तो जब उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके सामने रियासत के इदारों और रियासत के जो सॉवरेनिटी के सिंबल्स हैं उनके ऊपर अटैक हो और वो ज़ाहिर उसको इंडोर्स कर रहे हैं, दैट्स वेरी सीरियस। और वो अभी तक सदर हैं। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, 6 सितंबर को इनकी मुद्दत खत्म हो गई हुई जी, इनकी खत्म हो गई क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब ये हाँ वो आईनी एक गुंजाइश है जिसके ऊपर अभी जारी है शायद। देखिए, बाज़ लोगों को इज्जत मिलती है तो वो अगर उनकी ज़ात में कोई घटियापन भी होता है ना, तो वो कंपनसेट हो जाता है कि यार अब एक ओहदा है, एक तो उसकी तकरीम है, उसका हुर्मत है, उसका ख्याल रखना है। और वो फिर अब मेरे ज़हन में कोई गलत ख्याल आता है तो मैं कहता हूँ यार मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है, मेरे सियालकोट की लोगों ने मुझे इज्जत दी हुई है, मुझे अपना नुमाइंदगी का लिहाज है, ओहदे का लिहाज है, करना पड़ता है। मैं अपनी ज़ात के मतलब भी कहता हूँ, लेकिन इन्होंने नहीं किया। वो कन्वर्सेशन आज भी मेरे कानों में गूंजती है जो इन्होंने इमरान खान को किया कि हमने टीवी स्टेशन को ये कर दिया है और हमने फलां जगह, और उसके बाद फिर उनको गाली दे के कहा कि बहुत अच्छा हुआ, शाबाश थी इनको। So with that background, Alvi Saab has absolutely no claim on honor or respect or prestige, absolutely not. बतौर डिफेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम क्या किसी कन्वर्सेशन के अंदर ये बात सामने आई कि ज़ाहिर आप तलाश कर रहे हैं, जड़ें तलाश? बिल्कुल। उस वक्त ये एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ये डिस्कशन हुई कि जो है प्रेसिडेंसी जो है उसकी एक पनाहगाह बनी हुई है तखरीबकारों का, वो पनाहगाह बनी हुई है और उसको इमरान खान साहब प्रेसिडेंसी को यूज़ कर रहे हैं, एक अपने वर्कर को यूज़ कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल जो है रेलेवेंस रखने के लिए, और इन्होंने उसके लिए काम किया। लेकिन सितम ज़रीफ यही है कि कल इमरान खान की जो हमशीरा हैं वो इमरान खान को कोट करते हुए ये कह रही हैं कि सदर से इमरान खान खुश नहीं हैं कि उन्होंने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया। सो इन अ वे वो जिसको खुश करना चाह रहे थे या चाह रहे होंगे वो भी उनसे नाखुश हैं। शाही, अगर आप बहुत सारे लोगों को एकदम खुश करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये नहीं, ये जो अगर ये एस्टैब्लिशमेंट को खुश रखना चाहते हैं, जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट या इससे पहले जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसको भी खुश रखना चाहते हैं, इमरान खान को भी खुश रखना चाहते हैं, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन द ग्रे एरिया, you have to shift to either black or white, to define yourself. तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाते जब आप इतने लोगों को खुश रखते हैं, तो पले ही कुछ नहीं रहता है, फिर तो जो होंडे है फिर वो शुरू हो जाता है। तो सदर साहब को अगर आपने को मशवरा देना हो तमाम, क्योंकि ये बड़े संजीदा चार्जेस, मेरा ख्याल है कि अगर एक ग्रेन भी जर्रा बार भी जिसको कहते हैं, इनमें कुछ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है या सेंस ऑफ ऑनर है, इस बंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? नहीं है ना, जो मैं इंग्रेडिएंट में जो आपको बता रहा हूं नहीं है। लेकिन बतौर सदर इम्यूनिटी भी है ना, प्रॉब्ली इम्यूनिटी है, लेकिन देखें ये मैं इसलिए वारदात नहीं कर सकता कि मुझे इम्यूनिटी है, कि मुझे एक छतरी जो है मुहैया हुई है, पनाहगाह मुहैया हुई है और मैं वारदातें करता रहूँ उस पनाहगाह में बैठ के, ये अपनी इंसान अपने घटियापन का या अपने छोटे होने का जो है ना वो सबूत देता है उस वक्त। ज़रा थोड़ा और फोकस कर लेते हैं उस्मान डार की का प्रेस इंटरव्यू। आपके लिए हैरान कौन था?
क्योंकि आपके तो ओपोनेंट भी हैं, ज़ाहिर है मल्लेदारी भी है, और अभी आपने मुझे प्रोग्राम से पहले बताया है कि कितना करीबी सोशली कंस्ट्रक्टेड है आपका एनवायरनमेंट, नेबरहुड एक जैसा। कोई शक नहीं। तो आपको हैरानी हुई? कई नस्लों से चल रहा है। हैरानी हुई जब आपने सुना? और मुझे आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। आप तवक्को कर रहे थे? बिल्कुल। देखें, ये 97 की दहाई में ये PMLN के प्लेटफॉर्म से इनके वालिद जो है डिप्टी मेयर हुए। फिर इन्होंने जद्दे जाके मुलाकातें की। मियाँ शहबाज शरीफ याद है आपको, ऑपरेशन के लिए न्यूयॉर्क चले गए हुए थे, वहाँ जाके मुझे वहाँ भी मियाँ इनके वालिद मुलाकातें की, वालिद मुलाकात की। इनके अजीज़ हैं वहाँ पे रोहेल डार, जो हमारे US चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ज़रिए। उसके बाद मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि यू हैव टू अकोमोडेट दैम, जो मैं रेजिस्ट करता रहा। फिर उसके बाद समराजी क्या है कि छोटी सीट इनको दे दे, दूसरी सीट के ऊपर कंप्लीट ना, छोटी सीट इनको दे दे शहर की। उसके बाद एवन फील्ड में मियाँ शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मेरे साथ जो एक अखलाक साहब हैं, एक मिनिस्टर रहे हैं PTI के, अभी वो भी छोड़ के गया, उन्होंने मेरा ज़्यादा देर नहीं कढ़ी। तो वो भी थे वहाँ पे, मैं था, शहबाज शरीफ था और इनके वालिद थे। इन्होंने पूरा जोर लगाया। मैं आगे से जिद करता रहा कि जो सीट मांग रहे हैं वो एजाज मेरा भाई है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने उसकी सीट है, वो कह रहा है कि मैं अपना बंदा दूंगा, मैं जेल में हूँ, तो उसको तुमने इलेक्शन लड़वाना है। तो मैं तो उधर पुगना है ना, मैं इन्हें तो नहीं पुगना है। आखिर में मियाँ शहबाज शरीफ ने 2 लफ्ज़ी इनसे बात की। उसने कहा जी इसका वालिद जो है मियाँ नवाज शरीफ को मेरे हवाले करके गया हुआ है, और हमने जो है ना इसने जब जितना वक्त गुजर गया है, ये हमारे साथ, ये कॉलेज का यार दोस्त है, लेकिन जो सियासत में भी हमारे साथ निभ गया है, तो 80 अदी पैड़ी चंगी जो भी है 80 अदी मननी है। ठीक, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद ये मेरे घर आए और मुझे इन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा जी आपने टिकट अप्लाई किया हुआ है, जिस जगह से अप्लाई किया वहाँ से सीट ले लें। वो NA 104 था, देहाती हल्का था, वहाँ पे इनकी फैक्ट्री भी है और घर भी है। इन्होंने कहा नहीं शहर में लड़ना है इलेक्शन। मैंने कहा वो फिर वही जो मैंने पहले आपको बताया, ये उठा के मुझे डार साहब, उस्मान डार साहब उठा के स्टडी में मेरी बैठे हुए थे लाहौर में, डिफेंस में मेरा जो घर है। एक फ़र्क हफीज़ साहब हैं, दोस्त हैं हमारे, इनके भी दोस्त हैं, वो लेके आए हुए थे। किचन में मुझे ले गए, इन्होंने कहा मेरे वालिद साहब दी छड्डो ते तुसी मेरे ना मुको। ठीक, तो मैं सारी उम्र तुहाडे नाल निभाना ते तुसी मेरे ते हथ रखो। मैं कहा पुत्र अगर यह गल है तो मैं निभन नूं तैयार है, लेकिन मैं तुहानूं जिहड़ा हल्का ले लो, यू विल विन। और 100% इन्होंने जीत जाना था वहाँ से, क्योंकि PMLN का वहाँ पे अच्छा खासा बेस था, लेकिन ना माने। उसके बाद ये जद्दे गए, मियाँ साहब ने अपने हथां नाल खजूरां खवांदे रहे। उस्मान डार साहब, हाँ, मैं तस्वीरें नहीं, मैं उनके वालिद साहब, वो तस्वीरें हैं, सब सोशल मीडिया भी होंगी। उसके बाद फिर ये जॉइंड मुशर्रफ, फिर परवेज़ लाई, फिर ये वो रूट ले लिया ना, वो रूट ले लिया। और अब जो लेटेस्ट कल जो आया है, तो ही इज प्रीवी टू सो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट ही नरेटेड येस्टरडे। ही इज प्रीवी टू सो मेनी अदर थिंग्स बिकॉज ही वाज क्लोज टू। लेकिन उनका मानना यह कि वो उस ग्रुप में नहीं थे जो इमरान खान को शह दे रहा था। अच्छा नहीं लगता, मेरी उनके साथ मुखालफत है कि मैं बैठ के जजमेंट देता रहूँ उनके ऊपर। जो है सियालकोट के लोगों को जजमेंट देने पे, मेरे ऊपर भी और उनके ऊपर भी, तो मैं जितनी बातें मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक फैक्ट्स बताए हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई ऐड नहीं किया। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, मुझे उसके ऊपर अपनी तरफ से एक ओपिनियन देना पड़ेगा। ठीक, तो मेरी मुखालफत है, अच्छा नहीं लगता। आई रिस्पेक्ट दैट। ये बताइए, आपको खुशी हुई कि वो आपका ओपोनेंट जो है ही इज आउट ऑफ द वे? मुझे एक लिहाज से अफसोस भी हुआ इस बात से कि जब एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से एक बंदा जो है वो लुढ़कता है फॉर वट एवर रीज़न, मुझे एक सियासी कारकुन, अगर वो सियासी कारकुन हो, तो मुझे इस बात का दुख होता है। और ये चीज़ मैं विटनेस कर रहा हूँ 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की 2nd अमेंडमेंट से। मैं उसका भी विटनेस हूँ, कौन कौन सी बुर्ज उल्टे थे। तो वो शाह साहब, मैं इस चीज़ को जो है अप्रिसिएट नहीं करता, और मैं इस पर कुछ शादियाने नहीं बचाता जो है।
पॉलिटिकल वर्कर को जो है मुश्किल वक्त काटने चाहिए, अच्छे बुरे वक्त काटने चाहिए। अगर कहीं इख्तलाफ है उस पार्टी में रह के उसका वेहमेंटली, उसका स्ट्रांगली जो है उसको अपोज करना चाहिए, अपना नुक्ता नज़र बयान करना चाहिए, क़यादत के सामने रखना चाहिए ताकि वो सुरखरू हो सके। बहरहाल उन्होंने जो रास्ता चुना है ये उनकी चॉइस है, और जो जिस किस्म के उन्होंने, लोग कहते हैं कि कंपल्शन है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब रियासत से आपने अगर सींग लड़ा लिए हैं तो रियासत पे जब जोर लगाती है तो फिर आप सामने खड़े नहीं हो सकते, तो आसान है उनको तनकीद का निशाना बनाना। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी उनके पास ऑप्शन नहीं थी, ही हैड टू लीव। देखिए इन्होंने दरखास्तें मेरे खिलाफ दी जब मैं मुशर्रफ ने मुझे पकड़ा हुआ था। इनकी दरखास्तों पे मेरे पास दरखास्तों की कॉपियाँ भी हैं। इनके वालिद ने मियाँ शहबाज शरीफ के सामने कन्फेस किया हुआ है। वो बंदा फौत हो गया जिसके ज़रिए दरखास्तें भेज दी। तो आपने जेल टर्म्स गुजारी काफ़ी सारी, उनमें इनके दो जो 6-6 महीने की लंबी जो है ना वो इनकी मेहरबानी से मैंने काटी है। मैं आपको दरखास्त भिजवा दूँगा। ये जो अभी जो 6 महीने की काटी है ये भी इनकी दरखास्त, ये भी इनकी दरखास्त पे, इनकी दरखास्त पे ये अप्रैल 2018 को इन्होंने दरखास्त दी थी। इन्होंने मेरे पर आर्टिकल 6 भी लगवाया। शफकत महमूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। मेरे उनके साथ 50 साल के ताल्लुक़ थे। अब उस पेट से उठा के कपड़ा दिखाते रहते हैं लोगों को कि मुझे ये है और मुझे वो है, इसलिए मैं एक्टिव नहीं हूँ। ठीक, बहरहाल ये मुकाफ़ात अमल। तो ये इन्होंने दरखास्तें दी, उसके ऊपर मैं, हाई कोर्ट ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया। उसी दरखास्त में मैं नैब में चला गया। उसमें 11, 12, 13, 14 एलिगेशन से हर एलिगेशन का मैंने जवाब दिया, और ऊपर वाले की मेहरबानी है, उसका एहसान है मेरा कोई। हर एलिगेशन का जवाब मैंने दिया, और मेरे पास सबूत थे, अदालती फ़ैसले थे, इनकम टैक्स के फ़ैसले थे, सब कुछ मैंने दिए, और मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस भी नहीं बना। तो आपको व्हाट इज योर पॉइंट कि आपने इनको ऐसे ही करना चाहिए था? You should have मैं नहीं करूँ। मेरा जो है जो ज़ाब्ता इखलाक है सियासत का, उसमें मेरे नज़दीक ये बात जायज़ नहीं है। ये लड़ाई जो है वो वोटों की होनी चाहिए, लड़ाई जो है पब्लिक ओपिनियन की होनी चाहिए, लोगों की मोहब्बत की जो है उसके ऊपर जो क्लेम है उसकी लड़ाई होनी चाहिए। बाकी ये दरख्वास्तें देना, मुझे कोई बंदा बता दे मेरे हल्के में कि मैंने कभी किसी के खिलाफ दरख्वास्त दी हो। लेकिन जो मैंने, और ना सिर्फ ये कि उसके बाद मेरी बीवी को भी इन्होंने इम्प्लीकेट किया, मेरे बेटे को भी इम्प्लीकेट किया। हम 3 मेंबर्स हैं फैमिली के यहाँ पे, एक बहू है मेरी, बाकी मेरी फैमिली जो है दे लिव इन यूएस, बेटी हैं मेरी वहाँ वो अमेरिका रहती हैं। सबको इन्होंने किया, और फिर मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगवा दिया है इन्होंने। मुझे कोई गिला नहीं है। मेरा यू हैव टू पे प्राइस फॉर वट एवर यू बिलीव, उसकी कीमत अदा करनी होती है, मैंने अदा की। तो आपका ख्याल है कि ये अपना ग्राउंड इनको नहीं छोड़ना चाहिए था अपना ग्राउंड, आपके ख्याल में? नहीं, मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन जिस किस्म के संगीन इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं, और उसके बाद इनको 4-5 महीने खामोश भी नहीं रहना चाहिए था। फिर जिस चीज़ के ये विटनेस हैं, जिसका ये कल कह रहे थे, इनको खामोश नहीं रहना चाहिए था। उन्होंने किसी जगह ये नहीं कहा कि मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, उन्होंने कहा अपनी मर्जी से गायब हुआ था। इस दौरान भी वो ट्वीट करते रहे, इस दौरान भी सोशल मीडिया के ऊपर आते रहे हैं, और वही ज़बान बोलते रहे जो पहले बोलते थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें कही हैं, ये बातें आपने अभी बताया, मौलवी साहब ने भी इंडोर्स किया, और भी बहुत लोगों ने किए हैं, और मैं इन चीज़ों का विटनेस भी हूँ। जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर जिस किस्म की जो रस्साकशी हुई है, जिस किस्म की जो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, देखिए मैं 3 जो चीफ ऑफ स्टाफ है ना, मैं उनकी अपॉइंटमेंट में मेरा रोल क्या होना है, मेरा मतलब है कि 3 साल बाद साढ़ा भी रोल बन जाता है, तो वो उसमें मैं इन्वॉल्व। वज़ीर दिफा है कैसी तुसी कहने मेरा केड़ा रोल होना है, बड़ा स्टेटमेंट दिया आपने। जनरल रहीद, उसके बाद जनरल बाजवा, उसके बाद मौजूदा जनरल आसिम, वो जो 2 अपॉइंटमेंट्स थी उनमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। ठीक। जनरल का मैं आपको बताता हूँ, मैंने मियाँ साहब को कहा मुझे ये जितने 4-5 बंदे ने मुझे अप्रोच करते पे, मैं केड़ा करता पे, मैंने बाकी 4 ने अप्रोच किया हुआ था, स्वाय जनरल के। मैंने कहा जनरल ने मुझे नहीं अप्रोच किया।
उन्होंने कहा मुन्नू भी जनरल रेले ने अप्रोच किया, बाकी चों ने किया है, एंड नेक्स्ट डे ही वाज नोटिफाइड। ठीक। और मैं दैट वाज द फर्स्ट जॉब आई डिड एज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। इसी तरह जनरल बाजवा के वक्त जो है ज़ाती ताल्लुकात की जो है वो कंसिडरेशन ज़रूर शामिल थी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट जो है, लेकिन कोई सियासत कथी तौर पे उसमें शामिल नहीं, नो अदर कंसिडरेशन। लेकिन इस दफ़ा तो जो बिकॉज 6 साल एक इक़्तिदार रहा हुआ था, वो 6 साल का इक़्तिदार जो है ना वो जिन्होंने कहते हैं राम लाल सी बैन देना पड़ेगा कि मेरी मर्जी ज़रूर होनी चाहिए। और ये मर्जी किसकी थी? जनरल बाजवा की ऑब्वियसली। लेकिन इमरान खान भी तो कैंपेन चला रहे थे। नहीं, इमरान ताकतवर जर्नल होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। कैंपेन चला रहे थे और मैं स्पेकुलेट क्या, खैर आई एम प्रीवी टू द फैक्ट्स बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो उसमें जो है मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंसिस्टेंस थी कि जनरल आसिम जो है नंबर 1 पे हैं, सीनियर मोस्ट हैं, DGI रहे हुए हैं, DGMI रहे हुए हैं, कोर कमांडर रहे हुए हैं, सोर्ड ऑफ ऑनर लिया हुआ है, कोई गुंजाइश नहीं थी उनको ना करने की, कोई गुंजाइश नहीं थी। जितने भी इतराज़ात उठाए गए, मैं आई वोंट डाइवर्ज व्हाटएवर इट वाज, वो जिसको कहते हैं ना कि वो अपनी ग्राउंड जो है होल्ड नहीं कर सके वो इतराज़ात जो हैं, और द मेरिट प्रिवेल। एंड आई विल ऐड ओवर हेयर तला साहब कि ये इस किस्म का कोई सेट प्रिंसिपल बना देना चाहिए, तो बजाय ये हो जी कि पंजन जो फलान बन रहा है तो फलान बन रहा है, एक फ्रेंजी जेडी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी है, उसमें तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद फ्रेंजी ऑल ओवर द मीडिया कि ये फलान बन रहा है, फलान बन रहा है, फलाने को ये स्पॉन्सर किया जा रहा है, फलाने को वो स्पॉन्सर किया जाए। इट्स बैड फॉर द इंस्टीट्यूट। तो आपकी बात से लगता है कि जनरल बाजवा जो थे वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम बने, उनकी अपनी तरजीहात थी। मैं बनने या ना बने, मैं लेकिन उनकी तरजीहात अपनी तरजीहात है। मैं इतना मैं ज़रूर लिबर्टी दूंगा आपकी एंडोर्समेंट की जो तरजीहात थी। कल ये भी कहा गया टुवर्ड्स द वेरी एंड कि 9 मई की जैसे वाक़यात का मकसद ये था कि किसी तरीके से प्रेशर जनरेट करवा के जनरल आसिम मुनीर को या तो दबाव में लाया जाए या उनको हटाया जाए। दिस मच वाज सेड इन द प्रोग्राम। आपको लगता है कि ये वो जो पावर स्ट्रगल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो लॉबिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं, 9 मई के वाक़यात उसी का या अक्स हो या कंटिन्यूटी हो या क्या? मेरा अपना ख्याल है कि जो साजिश इमरान खान ने तैयार की जो है वो उसमें डेफिनेटली तो कंसिडरेशन यही थी कि जो थ्रेशोल्ड नवंबर में जो क्रॉस हुई है उसको हम रिवर्स करें। उसका ख्याल था कि इस जो लीडरशिप की मौजूदगी में परहैप्स मेरी जो प्लानिंग है या मेरे जो अज़ाइम हैं या जो लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। तो ही बिल्कुल 100% जो है ना, आपने पढ़ा भी होगा, मीडिया में भी आया था कि 8-7 सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो फारिग किया गया जो है। तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई रोल तो होगा। वो रोल डिलिबरेट था या बाय क्या कहते हैं, बाय ओमिशन और कमीशन, ओमिशन था या कमीशन था, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन बाय ओमिशन अगर था तो फिर भी गलत था, बाय कमीशन अगर था तो फिर भी गलत था। मेरा ख्याल है कि रोल था। और ये जो 8-10 अफसरों को जो फारिग किया गया है, मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कह सकता बिकॉज ऑब्वियसली मेरा उस वक्त जो ओहदा था वो मुझे जो रिस्ट्रेंट करता है कि मैं इससे ज़्यादा ना कहूँ। लेकिन वक्त आने पर अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे प्रोड्यूसर इसरार कर रहे थे कि उस्मान डार की वालदा ने जो बयान दिया उस पर पूछें, इफ़ यू वांट टू से समथिंग। मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि वालदा इन्वॉल्व है। मैं उसमें मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। शाहजी माएँ मोहतरम होती हैं सारी, चाहे वो मेरी हो, आपकी वालदा हो, किसी की भी वालदा हो। ये रिश्ता ही ऐसा अल्लाह ने बनाया। हम तो कहते हैं माएँ सांझी होती हैं, मामा सांझियाँ होती हैं, मोहतरम होती हैं। मैं कोई कमेंट इसके ऊपर नहीं करना चाहूँगा। वो किसी भी की वालदा का एक नेचुरल एक रिएक्शन हो सकता है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। वी रिस्पेक्ट दैट एज वेल। तो प्रोड्यूसर को इसका जवाब मिल गया कि हम सवाल क्यों नहीं करना चाह रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है।
गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में से निकालने के लिए जो एपिक्स कमेटी ने फ़ैसला किया है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इसके ऊपर तालिबान की जो मौजूदा निज़ाम है उसने भी इसके ऊपर एतराज़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी इसके ऊपर एक बयान आया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी बयान आया है। पाकिस्तान के अंदर से तज्ज़िया लेने की ज़रूरत है कि क्या हमें वाक़तन उन लोगों को अपनी सरज़मीन पर रहने देना चाहिए जो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो हमने एहतमाम किया। खालिद मसूद साहब से बात करने के लिए तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ पॉलिटिकल एजेंट हैं, इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, साबिक़ कोर कमेटी मेंबर भी रहे हैं PTI के और साबिक़ सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं PTI के। आपका बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ये फरमाइएगा कि आज मैं वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से उन्होंने फरमाया है कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ़ गैर कानूनी तौर पर जो लोग यहाँ पर मुकीम हैं उनको निकालने की हम बात कर रहे हैं। जो कानूनी तौर पर मुकीम है उनको कोई ख़तरा नहीं है। तो आपकी असेसमेंट इस तमाम मुद्दे के बारे में क्या है? देखिए, अफगान रेफ्यूजीज़ या मुहाजिरीन जिनको कहते हैं हम, शुरू में तो सारे इसी तरह हैं। जब वहाँ पे जंग चल रही थी इसी तरह वो कोई वीज़ा वगैरह के लेके तो नहीं आए थे। यहाँ पे आके फिर उसके ऊपर प्रॉपर हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया, UNHCR को इन्वॉल्व किया और उनकी रजिस्ट्रेशन की, और ये मुख्तलिफ फेजेज़ में होता रहा है। अभी भी जो ज़्यादातर जो अफगान तारकीन वतन या रेफ्यूजीज़ जो यहाँ पे हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो अभी पिछले चंद सालों में या पिछले एक साल में तालिबान की हुकूमत के बाद ज़्यादातर आए हैं, वो उनकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई। तो अगर उनकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई, यकीनन वो कहेंगे कि जी ये गैर कानूनी है। उसमें ज़्यादातर तो वीज़े के थ्रू पे आएँ या बग़ैर वीज़े के आएँ, तो ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद के ऊपर भी उनका हक बनता है वही जो कि पहले मुहाजिरीन का था, क्योंकि ये तो नाइंसाफ़ी होगी कि पहले अगर वो आए थे उनको हमने रजिस्ट्रेशन दे दी मुल्क में मौजूद रहने के लिए, और अभी अगर ये आए तो उनके लिए नहीं दे और हम उनको कहें कि गैर कानूनी। लेकिन इसमें जैसे आगे मैं कुछ और कहूँगा कि हमें एज अ स्टेट्समैन मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। हमें जो जमाती सियासत या पैरोकियलिज़म पे सोचना नहीं पड़ेगा, हमें ट्राइबल या एथनिसिटी के ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्क के लिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए कितना अहम है। अगर ये इक़दाम इसी तरह उठाया गया तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान मुल्क के लिए और हमारी मईशत के लिए उसके लिए बहुत मैं आपसे तफसील लेता हूँ कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। एक तो ये भी वजाहत करें, हमें बताना चाहिए कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ये कोई नेशनैलिटी स्पेसिफिक नहीं है, जो भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में होगा और नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू नहीं आएगा उनको हम निकालेंगे। और आप ज़ाहिर है दुनिया भर घूमते हैं, हमने देखा है कि दुनिया भर में यही रिवाज है। सिर्फ इस वजह से कि आप किसी जगह पर दाखिल हो गए हैं असाइलम के अलावा, और जिसका एक लंबा प्रोसेस है, बड़े बड़े महज़्ज़ब ममालिक ने बहुत ही जो है नागुफ्ताबे हालत में लोगों को रखा हुआ है जो बग़ैर पेपर्स के आ जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो हमने तो फिर भी इनको अंदर आने दिया। तो ये डिस्टिंक्शन क्या आपके लिए काबिल तसल्ली नहीं है कि जिनके पास पेपर्स हैं उनको कोई ख़तरा नहीं है, और जो वैसे ही आ गए हैं अपने साथ जराइम की एक सकाफ़त भी लेके आते हैं वो, उनको निकालना ज़रूरी है? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वैसे तो ये सारे इसी तरह आए थे शुरू से, जब से जहाद अफ़गानिस्तान में शुरू हुआ, जबकि से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और उसके बाद ये मुहाजिर होके आए थे, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, फेजेस में आते रहे हैं और यहाँ पे हुकूमत उनको रजिस्टर करती रही है। तो ये तो मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान से आने से पहले तो इन्होंने कोई वो असाइलम के लिए अप्लाई न किसी ने पहले किया था और न अभी किया है, और एक सिस्टम है जिसकी बुनियाद पे आते रहें। लेकिन देखें, वो कहते हैं ना, अब हमसाया को हम वी डोंट चूज़ द नेबर्स, वो हमारे हैं हमसाया, और हमें बहैसियत मुल्क तो उसके ऊपर वो सोचना है कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म हमारे लिए बेनिफिट कहाँ पे होगा। जहाँ तक जराइम का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता कि हमें फॉरेन पॉलिसी को जराइम से मिलना चाहिए। देखिए, शेंगेन में आप जब फिरते हैं, पूरे यूरोप में फिरते हैं, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। गल्फ़ में जितने अरब लोग हैं अपने फिरते हैं, उनको अपने वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम जाते हैं तो हम लोगों से वीज़ा लेते हैं। यहाँ तो हमारे नेबरहुड है, अगर हम कहें कि हम स्ट्रिंजेंट उसको रखेंगे, बॉर्डर कंट्रोल्स रखेंगे, और लेकिन उसके साथ हम फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स को
कि एक तो मुल्क की माशी हालत को देखना है कि उसमें हमें फ़ायदा कहाँ से होगा, तो मुआशी तौर पर ज़रा आपने पहले भी जिक्र किया मुआशी का, ज़रा पहले इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। मुआशी तौर पर आप क्यों परेशान है, इसका क्या मुआशी इम्पैक्ट आपके ख्याल में मनफी हो सकता है? नहीं, माशी तो बहुत ज़्यादा देखें, और ख़ासकर हम पेशावर में रहते हैं और KP में, और इसी तरह कराची में भी और इसी तरह बलूचिस्तान में भी। ये जो अफगान जो भी जो पहले हैं या बाद में, इनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके साथ काफ़ी लिक्विडिटी भी है, कैपिटल भी है। तो क्योंकि अफगानिस्तान से तो वो निकल आए, वहाँ पे तो वो बिज़नेस भी नहीं कर सकते और वहाँ पे वो अपने जो लिक्विडिटी या कैपिटल है वो भी नहीं रख सकते। वो यहाँ आए और अपने साथ वो अपने पैसे लें। फिर इनकी एक बहुत बड़ी इमिग्रेंट लेबर जिसको इनका है, या पूरे यूरोप और अमेरिका कनाडा में पहले हुए हैं, और इनके चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो तमाम लोग डॉलर्स बेचते हैं इनके पास, और फॉरेन करेंसी इनफ्लो काफ़ी मुल्क में होता है हमारे मुल्क के लिए। अगर हम नी जर्क रिएक्शन करेंगे और हम एकदम से कहेंगे जी इनको निकालें और ये करें वो करें, तो कैपिटल फ्लाइट तो बनेगी उससे। ये लोग अगर जाएंगे यहाँ से तो यकीनन अपने लिए आइंदा के लिए जो इनके पास जो भी कैपिटल है, कम या ज़्यादा, जिसमें हर किस्म के लोग हैं, तो वो निकालेंगे, या दुबई ले जाएंगे या मलेशिया ले जाएंगे या कहीं और, यकीनन अफगानिस्तान तो नहीं ले जाएंगे। तो हमें तो अपने मुल्क के लिए सोचना है। अगर यहाँ से पिछले हमने 2 साल पहले इसके ऊपर काफ़ी तफसील से एक्सरसाइज की थी, और जब हमने कैलकुलेट किया इनकी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट जितनी थी वो इनके अपने नाम के ऊपर नहीं होती, हमारे पाकिस्तानी नेशनल्स के नाम के ऊपर होती है, लेकिन पैसे इनके होते हैं, और इनकी लिक्विड एसेट्स और इनके फिर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स वो बिलियंस में थे, वो करोड़ों में नहीं थे, वो बिलियंस में थे। तो अगर इस हालत में जब क्या डॉलर्स भी इन लोगों के आते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा है, और एकदम से हम एक एक्शन करें सोच के नहीं, समझ के नहीं, तो उसका यकीनन नुकसान बनेगा, उसे कैपिटल फ्लाइट भी बनेगी और बिजनेस है, ये पैसा ये लोग निकालेंगे भी। जो कि हमारे मुल्क देखें, दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए तो लोग कितनी मेहनत करते हैं। हमारे KP में चंद साल पहले हमने दुबई में कॉन्फ्रेंस की कि फॉरेन कैपिटल खोले हैं, लेकिन कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं थी। अफगान इन्वेस्टर इतना है या बिजनेसमैन ये है कि चूँकि वो सोशली माहौल एक ही है, वो यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन फैक्टर जो इसमें है वो भी बहुत है हमें। अगर ये आए हैं किसी मजबूरी से आए, वहाँ पे हालात इनके लिए मुनासिब नहीं थे और वो उसके आए, तो उनके इंसानी हकूक़ के मुताबिक इनका हक बनता है मेरा। आई हैव टू लीव इट देयर। खालिद मसूद साहब, तज़कियाकार, साबिक़ पॉलिटिकल एजेंट, हमसे एक ऐसा ज़ाविया पॉलिसी का शेयर कर रहे थे जो अमूमन अवेलेबल नहीं होता। आए नाज़रीन, अब हम आपको लिए चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, जहाँ से हमारे नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अमीरुद्दीन मुग़ल। ये बताते चलें कि ये पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, यहाँ पर बहुत अरसे से बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज जारी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको कवर नहीं किया जाता, लेकिन अब ये एहतजाज फैलता चला जा रहा है और लोग नाखुश हैं बिजली के जो बिल आ रहे हैं। अमीरुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ये जो एहतजाज है इसकी नौइयत क्या है? ये आम एहतजाज है, इससे पहले इस किस्म के एहतजाज हुए या नहीं हुए? ज़रा मवाजना करके बताइएगा। बहुत शुक्रिया। तो तैयब साहब, पहली बात तो ये है कि इस तरह के एहतजाज बहुत सालों के बाद देखने को मिले हैं, और इस तरह के पहले जो एहतजाज होते थे वो सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से होते थे, जो सिविल राइट्स हैं या अवामी हकूक़ हैं उनके हवाले से नहीं होते थे। लेकिन ये पहली दफ़ा इतनी बड़ी सतह पे एहतजाज हो रहे हैं और पूरी 10 ज़िले जो हैं रियासत के वो तमाम एहतजाज कर रहे हैं, और इससे पहले इतने बड़े लेवल का एहतजाज नहीं देखा। पहले ये एहतजाज ज़िलों की सतह से शुरू हुआ, फिर ये डिवीज़न जो 3 हैं उनमें बारी बारी से होता रहा, लेकिन अब दूसरी मरतबा है कि पूरा आज़ाद कश्मीर, इससे पहले एक दिन और आज पूरा आज़ाद कश्मीर बंद रहा है। एहतजाज करवा कौन रहा है? मतलब ज़ाहिर है अवाम बिलों के ऊपर नाराज़ है, मैं उस पर भी तफसील में जाता हूँ, लेकिन इसको कोई लीड करने वाले कोई जमातें हैं, कोई ग्रुप्स हैं, कौन हैं? तैयब साहब, इसको लीड करने वाले बिल्कुल आम लोग हैं जिनमें ताजिर हैं, और कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है, कोई सियासी जमातें नहीं हैं। बुनियादी तौर पे ये लोग पहले ज़िलों की सतह पे एहतजाज करते थे, फिर इनका आपस में मुशावरत हुई और उन्होंने पहले अवामी एक्शन कमेटी जो है ज़िले की सतह पे और डिवीज़न की सतह पे बनी, फिर पूरे आज़ाद कश्मीर की सतह पे जो अवामी एक्शन कमेटीज़ बनी।
अब वो कमेटी जो है वो मुश्तरका जो है फैसला करती है और इसमें ताजर, तमाम जमातों से तल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग इकट्ठे होकर ये एहतजाज करते हैं। बुनियादी तौर पे पहले तो ये एहतजाज जो शुरू हुआ गुज़श्ता 1.5 महीने से पहले, ये आटा महंगा हुआ उस पर हुआ, फिर उसके बाद अचानक बिजली के बिलों में जब इजाफा किया गया, टैक्स आयद किए गए, तो उस पर ये एहतजाज शिद्दत अख्तियार करने लग गया। फिर ये उस वक़्त और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया जब इनके गुज़श्ता दिनों कैंप उखाड़े गए जो पुरअमन लगे हुए थे, जगह जगह पुलिस ने उखाड़े और इनके बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया। तो आज का जो एहतजाज है उस रद्द अमल था जो इनके कैंप उखाड़े गए और जो इनके लोग गिरफ़्तार किए गए। इस हुकूमत ने तो वक्ती तौर पे बिजली के जो बिलों में इजाफा किया था, कीमतों में, वो वापस लिया है, लेकिन बहुत सारे जो मसाइल हैं माजी के भी, जिस तरह नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना, बहुत सारी जो कमिटमेंट हुई थी आवाम से वो नहीं हुई पूरी, तो उस एहतजाज को भी अब शामिल किया गया है मुतालबात को इस एहतजाज में। और साथ साथ यहाँ 31 वज़ीरों की जो है एक बड़ी तादाद है और ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएँ, वज़ीरों की मराद कम की जाएँ और अवाम के मसाइल पे तवज्जो दी जाए। तो अब इस तरह के इनके मसाइल आगे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद शहर को पीने का पानी का मसला है जो कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने के वक्त ये कमिट हुई थी कि नुसेरी डैम जो है उससे यहाँ तक पानी लाया जाएगा। और उसके अलावा 5 झीलें बननी थी मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर कि दरिया का पानी बहुत कम हो गया, तो माहौलियाती मसाइल थे, वो झीलें भी नहीं बनी। इस तरह के जो मसाइल हैं, अब ये सारे मसाइल इकट्ठे हो गए, सिर्फ बिजली के बिलों की हद तक जो है मसला नहीं रहा। तो अब हुकूमत इनके साथ कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हुकूमत चला रहे हैं। 31 वज़रा बिल्कुल बेमहकमे, उनको महकमे नहीं दिए गए, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। That's okay. I think we are okay here. बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अमीरुद्दीन मुग़ल आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के तमाम हिस्सों की तरह अहम तरीन हिस्सों में शामिल होता है। यहाँ के वाक़यात से आप सरफ़ नज़र नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं, जो कि हो रहे हैं और काफ़ी तवील अरसे से जारी हैं, जो कि जारी हैं, तो इनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, इनको हल करने की ज़रूरत है। बिजली के बिल जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों का ही मसला नहीं है, यहाँ पर भी आपको लोग इसके ऊपर सीखपा होते हुए नज़र आएंगे। और अब जब बिजली के यूनिट्स में मज़ीद इजाफ़ा किया जा रहा है कीमत वाइज, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जलती पर तेल का काम करेगा। इन मामलात को टैकल करने की ज़रूरत है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।